वाह शूनं नरः शूनं कृषतु लाङ्गलम् शूनं वरत्रा बध्यन्ताम् शूनं अष्टामुदिङ्गया। सुखद हो अश्व और वाहन, सुख दे हमें मनुष्य। हल सुख के साथ खेत जोते, जुए सुख पूर्वक बांधे जाएं। मीठी हो चाबुक की मार भी। शूनं न फला विकृपन्तु भूमि शूनं कीनाशाभियन्तु वाहे शूनं पर्जन्य मधुना पयोभिः शूनासिरा शूनमस्मासु दत्तम्। हल के फाल भूमि को सुख से जोतें, किसान अपने बैलों के साथ सुख के साथ चलें। बादल अपनी मिठास और जल से हमें सुख दें, हमें सुख दें इंद्र और वायु। सम्राट अशोक ईसा से लगभग 274 वर्ष पूर्व मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला सम्राट। गांधार से लेकर इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मनसेरा और शहबाजगढ़ ही, पश्चिमी समुद्री सीमांत में गिरनार और सोपारा, और उधर दक्षिण में सिद्धपुर तथा मस्की जैसे 45 स्थानों में मिले 181 से भी ज्यादा शिलालेख, स्तंभ, कई बुद्ध विहार और स्तूप उसके विशाल साम्राज्य और उसकी नीतियों की आज भी गवाही देते हैं। इतिहास साक्षी है कि कलिंग युद्ध में हुए जनसंहार ने सम्राट अशोक के जीवन की दिशा बदल दी। उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। राज्यादेश द्वारा उसने पशुबलि पर रोक लगा दी, वन्य पशुओं को मारना निषिद्ध कर दिया। अशोक के राज्य में जगह जगह पशु चिकित्सालय खोले गए। उन्हें राज्य की ओर से पूरी सहायता मिलती थी। एक अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है, मार्गों पर मैंने बरगद के वृक्ष लगवाए हैं, जिससे मनुष्यों और पशुओं को छाया मिलेगी। मैंने आम के वृक्ष लगवाए हैं, कुएं खुदवाए हैं, हर 9 मील पर विश्राम घर बनवाए हैं। कई अभिलेखों द्वारा यह प्रमाणित होता है कि मार्गों के दोनों ओर तथा उद्यानों में वृक्षारोपण के लिए अशोक के काल में निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था थी। मध्य प्रदेश में विदिशा से 8 किलोमीटर दूर स्थित सांची की शिल्पकृतियां अशोक के काल में वानिकी, उद्यान शास्त्र और वृक्ष संरक्षण के विकास की आज भी साक्षी हैं। सांची के शिल्पों में अंकित है उस काल के सामाजिक जीवन की असंख्य झांकियां। और यहीं अंकित हैं तरह तरह के वृक्ष, फल, फूल। अशोक के काल में उद्यान शास्त्र के अभूतपूर्व विकास के साक्ष्य। आम संभवतः सबसे प्रिय फलदार वृक्ष था। आम के वृक्ष और फल सांची और भरूच के कई शिल्पों में बहुत कुशलता के साथ उकेरे गए हैं। और भारतीय शिल्प कला की ये बेजोड़ कलाकृति, यक्षिणी, आम के फलों से लदी डाल के नीचे किसी की प्रतीक्षा। अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में राज्य की ओर से व्यापक स्तर पर आम्रकुंजों, अमराइयों का निरूपण हुआ। अंगूर के गुच्छे को चोंच में दबाए ये सुग्गा इस बात के वानस्पतिक प्रमाण हैं कि कश्मीर और उत्तरी पंजाब में जंगली अंगूर बहुतायत में उगता था। कई तरह के ताड़ वृक्ष भी यहां अंकित हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य है
कि अशोक के काल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और उसी के साथ साथ विस्तृत हुआ वानिकी और उद्यानिकी का ज्ञान। अजंता के भित्ति चित्रों को देखें तो अंगूर, शरीफा, कटहल और आम जैसे कई फल वहां अंकित मिलेंगे। अजंता में अंकित है अनन्नास भी, जिसे वर्षों तक हम विदेशों से आया प्रवासी फल मानते थे। अशोक के काल तक जंगलों की कटाई करके पर्याप्त से भी अधिक भूमि खेती के लिए निकाली जा चुकी थी। अब और अधिक वनों की कटाई का अर्थ था पर्यावरण का विनाश। सम्राट अशोक ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी। अधिक आवश्यक था खेती के लिए निकाली गई भूमि की पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था और कृषि की तकनीक में विकास। राजा रुद्रदामन का यह अभिलेख प्रमाण है कि अशोक ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सुदर्शन बांध की मरम्मत कराई। ईसा पूर्व 232 में अशोक के देहावसान के साथ ही समाप्त हुआ ये शासनकाल। भारतीय संस्कृति का महासमुद्र यहां आने वाली हर जाति को अपने भीतर समेट रहा था। हर आगंतुक ने इस देश की सभ्यता में अपना योगदान दिया। यूनानियों ने पहली बार सिक्के चलाए, राजवंशों के चिन्हों वाले सिक्के। मूर्तिकला में गांधार शैली, रंगमंच में पर्दों का चलन यवनिका, खगोल और ज्योतिष में होरा शास्त्र यूनान के प्रभाव थे। कुषाणों के काल में शुरू हुए चमड़े के जूते। इसी काल में पहली बार सोने के सिक्के चले। सेना के संगठन की नई शैली। रोम भारत संपर्क से व्यापार और वाणिज्य का नया दौर शुरू हुआ। मध्य एशिया और भारत के बीच एक नया व्यापारिक रिश्ता कायम हुआ। ठीक इसी काल में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उस पार नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर लिखा जा रहा था इतिहास का एक नया अध्याय। दक्षिण की धरती पर आपका स्वागत है। मैं हूं सातवाहन वंश का राजा यज्ञश्री शतकर्णी। ईसा पूर्व पहली सदी से प्रारंभ हुआ हमारा राजवंश। मौर्य सम्राट अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण के सातवाहन राज्य का उल्लेख है, लेकिन हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है। गोदावरी और नर्मदा की घाटियों में फैले जीवाश्म यहां 3 लाख वर्ष पूर्व तक के मानव जीवन के साक्ष्य हैं। ब्रह्मनगरी, सांगनकुल्लू, टेकलकोटा, हल्लूर, मस्की, नागार्जुन कोंडा, नेवासा, नवादा टोली और उटनूर आदि जगहों में हमारे नूतन पाषाण कालीन प्रमाण मौजूद हैं। ये अवशेष प्रमाण है कि यहाँ के लोगों ने ईसा से लगभग 700 वर्ष से भी अधिक पूर्व से लोहे का प्रयोग शुरू कर दिया था। पीले धूसर मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे। शुरू में यहाँ के निवासी पशुचारी थे। नूतन पाषाण काल में शुरू हुई थी खेती। यहाँ का मौसम उष्ण और शुष्क था, इसलिए यहाँ वे फसलें पहले आईं जो गर्मी और सूखा झेल सकती थी। कर्नाटक में ईसा से 1800 वर्ष पूर्व से पाए गए हैं रागी की खेती के प्रमाण। रागी सूखे इलाकों में भी पैदा हो सकती थी। रागी की खेती कर्नाटक से ही आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दूसरे क्षेत्रों में पहुंची। पहाड़ी जंगली इलाकों में कंगनी, कोदो, कुटकी और सांवा की फसलें भी उगाई जाती थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र, गुजरात और तमिलनाडु में ज्वार पैदा होती थी। लगभग 12 तरह के ज्वार यहाँ होते। दलहनों में उड़द और मसूर यहाँ ईसा से लगभग 1000 वर्ष पहले से उगाई जाती। मूंग, मसूर और तिलहनों में तिल, अरंडी भी यहाँ होने लगी थी। इनमें से कुछ फसलें तो उत्तर पश्चिम से यहाँ आईं। ज्वार तो अफ्रीकी देन है, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि संसार के दूसरे हिस्सों और विंध्य के पार दक्षिण के साथ उत्तर भारत का संपर्क बहुत पहले से शुरू हो गया था। ऐसा ना होता
तो मौर्य काल में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दक्षिण के साथ व्यापार का जिक्र कैसे किया होता? और भला अशोक की राजघोषणाएं मैसूर तथा कुंडरुल जैसे सुदूर दक्षिण में पत्थरों में क्यों उत्कीर्ण की जाती, वो भी प्राकृत और ब्राह्मी में, यानी इस लिपि को जानने वाले दक्षिण में मौजूद थे। वैसे पूरा कथाओं में दर्ज हैं कई मिथक गाथाएं। महाभारत, रामायण, ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है महामुनि अगस्त का। उत्तर और दक्षिण के मध्य बाधा बनकर खड़ा था ऊंचा विंध्याचल। कथा है अगस्त ने इसे साष्टांग मुद्रा में धरती पर सुला दिया। रामायण में कथा है विंध्याचल के नीचे से सुदूर दक्षिण की 1000 योजन भूमि दंडक वन उजाड़ जंगल थी। अगस्त ने वर्षा कराकर इस भूमि को उर्वरा बनाया। कथा है अगस्त ने चुल्लू में भरकर सारा समुद्र पी लिया और मलाया द्वीप समूह और हिंद चीन इसी के बाद उभरे। मिथक है कि कावेरी उन्हीं के कमंडल से निकली। दक्षिण और उत्तर की संस्कृति के प्रथम संपर्क पुरुष अगस्त का तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। वे तमिल संगम कवि भी थे। अरे हां, एक उपाख्यान और है परशुराम का। कथा है कि परशुराम से प्रसन्न होकर समुद्र के देवता वरुण ने वरदान दिया कि तुम जितनी दूर परशु फेंकोगे उतनी दूर तक भूमि तुम्हारी। परशुराम ने फरसा फेंका और वो सारा प्रदेश बना केरल। ये तो है मिथक कथाएं, इनमें कितनी कल्पना है कितना यथार्थ कौन जाने। लेकिन ये सच है कि हमारे यानी सातवाहनों के राजवंश के 600-700 साल पहले से समुद्री मार्ग से दक्षिण का संपर्क संसार की दूसरी सभ्यताओं के साथ था। उदाहरण के लिए बेबीलोन ईसा के 7वीं-6वीं शताब्दी से अपने वैभव के चरम शिखर पर। यह तथ्य है कि बेबीलोन में चावल, मसूर, चंदन का नाम द्रविड़ भाषा में है। फिलीपाइंस में पाए गए लोहे के औजार और गोमेद, फिरोजा, कोर्नेलियन, स्फेटिक जैसे पत्थर वैसे ही हैं जैसे दक्षिण की पाषाण कालीन समाधियों में मिलते हैं। चीन से ईसा पूर्व 7वीं सदी में व्यापार के भी संकेत हैं। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मध्य पाषाण काल में ही लोहे का उपयोग दक्षिण के लोगों ने जान लिया था। खेती से परिचित थे ही। फलस्वरूप नदियों के कछारों में खेतीहर लोगों ने बसना शुरू कर दिया। गांव बसे और इन्हीं गांवों ने नगर सभ्यता को जन्म दिया। भरपूर जंगलों से भरा पूरा था ये क्षेत्र। सतपुड़ा, महोदेव, मैकाल, सतमाला, अजंता, नीलगिरी, अन्नामलाई और घाट पर्वत श्रेणियां, हाथियों और अन्य वन्य पशुओं का अभयारण्य, चंदन, सागौन जैसे वृक्षों से भरपूर। फिर कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा जैसी बड़ी नदियों और पालार, पेन्नार, ताम्रपर्णी, तुंगभद्रा, ताप्ती जैसी दूसरी नदियों का जल। और समुद्र का तटवर्त। कुषाणों की तरह हमने सोने के सिक्के तो नहीं चलाए, लेकिन तांबे, कांसे और पोटिन के सिक्के भी चलाए। और हां, उत्तर से ही सीखी हमारे किसानों ने धान की खेती। इस बात की पूरी संभावना है कि जंगली धान दक्षिण में पहले भी होता रहा होगा। मालाबार तटों में जंगली धान बहुत पहले से होता था। संभव है धान यहीं से बर्मा, हिंद चीन, चीन समेत दूसरे देशों में पहुंचा हो। हमारे काल में तो किसानों ने धान की रोपाई भी सीख ली थी। किसानों के परिश्रम और सिंचाई तथा रोपाई की तकनीक से कृष्णा और गोदावरी के बीच का दोआब धान के खेतों से लहला उठा। हमने अपना प्रशासनिक ढांचा मौर्यों से लिया
अशोक की तरह ही हम जनपदों को आहार कहते, अधिकारियों को अमात्य और महामात्य कहा जाता, सेनापति को क्षेत्रीय प्रशासक नियुक्त किया जाता और गांवों का प्रशासन गोलमिक के हाथों होता। हमने ही दक्षिण में ब्राह्मणों को उपजाऊ खेत और गांव के गांव दान देना शुरू किया। ये ताम्रपत्र इसी के प्रमाण हैं। ये गांव पूरी तरह से करमुक्त थे। बौद्धों को भी हमने दान में भूमि दी। हमारे काल में बने चैत्य और मूर्ति शिल्प इसके गवाह हैं। सुना आपने ये मधुर संगीत? ये गान है तमिल संगम कवियों का, सबसे प्राचीन तमिल साहित्य संगम। देखिए वे क्या गाते हैं। जब होती है देश वर्षा, होते हैं अलमस्त किसान, ढोल बजा कर गाकर करते मेघों का पानी तोड़ने लगता जब बोते बंद, धार नदी की तोड़ने लगते जब अपने तटबंध। मैं हूँ बेउन देवनाथ और ये ओवैयार नाम है मेरा। हमारी कविताओं में सुदूर दक्षिण के 3 राजवंशों चेर, चोल और पंड्या राजाओं के काल की झांकियां अंकित हैं। लेकिन हमने राजमहलों में बैठकर समाज की ओर से आंखें मूंदकर कविता की हवाई उड़ान नहीं भरी। हमने तो राजा से भी कहा, जिस राज्य में सुखी है किसान, सुखी है वही राज्य। पांड्या राज्य में ताम्रपर्णी और वागाई नदियों ने उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के लिए पानी देकर धान के खेतों को इतना उर्वर बना दिया था कि जितनी जगह में एक हाथी बैठता, सिर्फ उतनी जगह के धान से 7 हाथियों का पेट भर सकता था। और चोल राज्य में पन्नार और वेलूर नदियों के बीच कावेरी ने भी खेती के लिए पानी और उपजाऊ मिट्टी दी। इसी अतिरिक्त उपज ने राजा करिकला को इतना शक्तिशाली कर दिया कि उसने श्रीलंका को जीत लिया और वहां से 12,000 मजदूरों को लाकर कावेरी का तटबंध बनवाया, 100 मील के लगभग लंबा, खेतों को बाढ़ से बचाने के लिए। बहुत उपजाऊ थी भूमि और इसकी नाप जोख के लिए शब्द थे माँ और वेली। एक वेली में 1000 कलम धान उपजता था। पारी प्रदेश के जंगलों में वंशशाली, कटहल, वल्ली मूल और शहद होता था। रागी के अलावा गन्ने की खूब खेती होती। गन्ने से शक्कर बनाई जाती। हमारी शक्कर की मांग दूर दूर तक थी। और पान और सुपारी खाने का प्रचलन भी तो यहीं से शुरू हुआ। और इतिहास में पहली बार काली मिर्च और हल्दी की खेती का ज्ञान भी यहीं से हुआ। हल्दी को हम मंजल कहते। कृष्णा, गुंटूर और गोदावरी क्षेत्रों में ये खूब उगाई जाती। औषधि, भोजन से लेकर श्रृंगार तक अनेकों प्रयोग थे हल्दी के। और काली मिर्च केरल की पैदाइश। ईसा से 200 साल पहले से वहां इसे उगाया जाने लगा था। इसकी लताएं वार पर चढ़ाई जाती। इसके फल पहले हरे होते, फिर पकने पर लाल होने लगते। धूप में उन्हें सुखाया जाता, सूखकर ये काले पड़ जाते। काली मिर्च के स्वाद और महक ने यूनानियों को इसका दीवाना बना दिया। यूनानी कहते, रोम का सारा सोना भारत की गोल मिर्च खरीदने में खत्म हो गया। इसके अलावा बड़ी पीपल, इलायची, लौंग, तेजपात, जायफल जैसी चीजों की भी बड़ी मांग थी। जटामासी आंध्र में पाई जाती और इसके तेल की मांग
यूनान में बहुत थी। भारतीय मसालों ने सारी दुनिया में अपने स्वाद और खुशबू से तहलका मचा दिया। इसने संसार के भोजन का स्वाद ही बदल दिया। पुहार, पोनानी, मुजरिस, लेनसेड़ा और बसार के बंदरगाहों में आने वाले जहाज बाहर से लाए कीमती व्यापारिक सामान उतार देते और बदले में ले जाते दक्षिण के मसाले। ईसा की पहली सदी में मानसून का पता लग जाने से समुद्री व्यापार और बढ़ गया। गन्ना, पुखराज, कार्नेलिया, नीलम और मणियां यहाँ से निर्यात होती। ये क्षेत्र माणिक मोतियों का देश था। समुद्रों से मोती निकालने का काम दंडित अपराधियों से कराया जाता। चेर और कलिंग के जंगलों में हाथी बहुत थे। हाथी दांत की कलाकृतियों की भी विदेशों में बहुत मांग थी। और नारियल, केरल इसकी सबसे बड़ी भूमि। समुद्र के किनारे सुंदर ताल वृक्ष। इसके फल से क्या नहीं मिलता? खोपरा, तेल, खली और इसके रेशों से रस्सी। इसके रस से सिरका और ताड़ी बनती। इसके तने से मिलती इमारती लकड़ी और इसके पत्तों से घर के छप्पर। व्यापार की इस प्रगति के पीछे थे हमारे वे लालर, उत्तम कोटि के खेतिहर, हमारे किसान। इसीलिए तो हम राजा को सलाह देते थे कि कैसे हो पानी का संरक्षण, कैसे हो खेत उर्वर और कैसे खुशहाल हो किसान। इसीलिए तो हम गाते थे किसान का गौरव गान। धूप से काले जिनके बुझाए, धूप से काले जिनके बुझाए, मिट्टी से जो लिपट गए। चौड़े सीने, चौड़े कंधे, धरती में वे बीज धर गए। पीछे चलने वाले, बैलों वाले, नागर वाले, बंधा को उपजाने वाले, बीजों को अंकुराने वाले। जहाँ सुखी संपन्न किसान,